तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, की पॉइंट्स, सारी ही चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, इससे पिछला वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले, क्योंकि मैंने कोलिजन्स के बारे में, इनर्शिया के बारे में, न्यूटन्स लॉज और जितने भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के मेन बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उन पे वीडियोस बना रखी है, तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? So, though observations, it has been revealed that every physical system or body has associated with a certain point whose motion represents the motion of the system of the body. देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि कोई हमारा बॉडी है, जैसे कि कुछ इस तरह से है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इसका अगर मोशन हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि पूरे बॉडी का मोशन हो रहा है। इस पॉइंट का यही मतलब है कि दो ऑब्जर्वेशंस इट हैज़ बीन रिवील्ड दैट एवरी फिजिकल सिस्टम और बॉडी हैज़ एसोसिएटेड विथ ए सर्टेन पॉइंट। एक सर्टेन पॉइंट होता है जिसका मोशन पूरे बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, तो इसका जब वेलोसिटी जब ये मूव करेगा तो ये जो है पूरे बॉडी के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम इज ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर डीलिंग इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कि होल मास ऑफ द बॉडी सिस्टम का कंसंट्रेटेड होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन को कंसिडर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या है, इसका जो ये जो पेंसिल है इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप अगर अपना फिंगर रखोगे तो ये जो है गिरता नहीं है। ठीक है, एकदम बीच में रखनी है आपको। आपको देखनी है कि इधर कितना मास है, इधर कितना मास है, दोनों के बीच में आपको यहाँ पे रखनी है। तो ये जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे कि सारा होल मास ऑफ द बॉडी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? द पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ ए बॉडी इज सेंटर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। दूसरा पॉइंट भी यही है, द पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सेंटर्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ की पॉइंट्स पहले हम देखेंगे। ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है इसका, चलिए देखते हैं। सो आवर फर्स्ट की पॉइंट इज, देखिए, रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास इट इज वर्थ नोटिंग दैट, यहाँ पे क्या नोट करने वाली चीज है। फर्स्ट हो गया हमारा, देयर मे और मे नॉट बी एनी मासेस प्रेजेंट फिजिकली एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी बॉडी का, वो या तो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट फिजिकली एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास में जो आपका सेंटर ऑफ मास में वहाँ पे मास होना चाहिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट है। सो दिस इज द बॉडी और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका मास प्रेजेंट है, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट हो गया। लेकिन इस बॉडी में देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे मास जो है इस बॉडी का प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। ओके, इस लाइन का यही मतलब है, देयर मे और मे नॉट बी मास प्रेजेंट फिजिकली एट द सेंटर ऑफ मास पॉइंट। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास भी देखिए यहाँ पे है, तो इसका ये भी रिंग है, तो रिंग के वजह से बीच में यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है। ओके, इट मे बी विद इन और आउटसाइड द बॉडी, तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इट पोजिशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, इसका पोजीशन किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द बॉडी। शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा कि सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ पे है। So for a given shape, it depends on the distribution of mass within the body and is closer to the massive part. अब मान लीजिए कि ये आपका कोई बॉडी है, ठीक है, और ये एक छोटा सा है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें अगर पूछेगा आपको कि इसका बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये M2 हो गया एंड दिस इज M1। तो इसका देख के ही लग रहा है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। तो यहाँ पे इस पॉइंट का क्या मतलब है?
इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड इज क्लोजर टू द मासिव पार्ट, मासिव पार्ट के सामने होगा या मासिव पार्ट के बगल में होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है मासिव बॉडी की ओर आपका क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंडिपेंडेंट होता है सेंटर ऑफ मास। एग्जाम्पल द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिंग एट इट्स सेंटर। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई भी रोल नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वॉट एवर बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द masses ऑफ द सिस्टम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द masses ऑफ ए सिस्टम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। मास में और मे नॉट बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंडिपेंडेंट होता है और वॉट एवर बी द कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें उससे डिपेंडेंट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का। तो सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस ऑफ ए सिस्टम, सम जो होगा मोमेंट्स का, मास का मोमेंट्स का जो सम होगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, so center of mass related to mass of body but center of gravity related to weight of body। center of mass किस पे relate करता है, देखिए center of mass जो है वो हमारा body के mass पे depend करता है और center of और जो weight होता है वो gravity पे depend करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे center of mass इस body का यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका weight हम कैसे calculate करेंगे कि इसका gravity कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये पूरे वेट पे डिपेंड करेगा ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। तो सेंटर ऑफ मास रिलेटेड टू मास ऑफ बॉडी बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड टू वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, वेट और मास के बीच का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। मास में जो टोटल मैटर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं, और वेट जो होता है जिसमें ग्रेविटेशनल पुल लगता है उसको वेट कहते हैं। ठीक है, सो फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज बोथ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द सेम पॉइंट। तो सिमेट्रिकल बॉडीज क्या होता है, देखिए जैसे कि ये स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है, ये सब जो बॉडीज होती है, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज बोथ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द सेम पॉइंट। तो सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करता है, जैसे कि यहाँ पे इसका हो गया स्फेयर का। ठीक है, तो एक ही जगह पे लाई करेगा। एंड वेलोसिटी एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी चेंज विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर कोई सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, ठीक है, और ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा जब तक इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब तक इसका हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका पोजीशन एंड वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी चेंज विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो ये पॉइंट यहाँ पे की पॉइंट्स जो है कंप्लीट हुआ। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। ये मैं हटा देती हूँ सारे। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे टर्म आती है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास आके चल के आपको बहुत ही इसका ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड मास देख लीजिए क्या होती है। रिड्यूस्ड मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम इज गिवन बाय, रिड्यूस्ड मास जो है दो बॉडी ऑफ द सिस्टम के लिए हम निकालते हैं, जिसको कि हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए इसका कैसे वैल्यू आया, अगर दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी के बीच का सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा वहाँ पे हम इसका कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसी को कहते हैं रिड्यूस मास। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो बॉडी है, ये हो गया m1 एंड दिस इज m2। इसका सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास A पॉइंट पे है, इसका B पॉइंट पे है, तो इस दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वो आपका C पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, ये R1 डिस्टेंस है और ये भी R2 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से। So where m1 m2 are the masses of two bodies respectively, its unit in kg and dimension is meter। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि reduced मास जो है वो दो बॉडी के बीच में होता है, दिस इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों में से इक्वल भी हो सकता है दोनों का मास और डिफरेंट भी हो सकता है। आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और रिड्यूस मास दो बॉडी सिस्टम का निकाल पाओगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे लाई करेगा अगर ये दोनों का इक्वल मास है, और अगर इसका मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर चला जाएगा और इसका ज़्यादा है तो इधर चला जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
अब कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जिसमें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन है हमें तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने सीख लिया कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, उसका की फीचर्स और बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास का। सो फॉर ए डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड है। सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए यहाँ पे डिस्क्रीट सिस्टम पार्टिकल्स का क्या मतलब है। यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m3 m4 m5 इस टाइप का अगर आपको मास गिवन है, ठीक है, तो और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, इसका जो पोजिशन वेक्टर है वो है r1। उसी तरह फिर m2 का हो जाएगा r2, यहाँ पे देखिए r2, इस तरह से आपका पोजीशन वेक्टर आप सारे ले लोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा। दिस इज आर सी एम वेयर सी एम रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1। ठीक है, r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट मास, ठीक है, प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए ये जो सारे जो है वो आपस में जब सम हो जाएंगे तो ये कैपिटल M यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज कैपिटल M, और ये हो जाएगा समेशन MI RI। ठीक है, सो M1 M2 M1 R1 M2 R2 M3 R3 इस तरह से यहाँ पे इसका समेशन हो जाएगा। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। ओके, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, यहाँ पे जेड भी आप ले सकते हो। सो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में हो गया एक्स सी एम वेयर सी एम रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m m1 x1। ठीक है, x1 कोऑर्डिनेट में जो आपका वैल्यू होगा वो यहाँ पे आपको पुट करनी है और m1 मास यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, उसी तरह फिर वाई सी एम आप देखिए, वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m, दिस इज द टोटल मास। ठीक है, m जो है टोटल मास है, दैट इज m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपको मासेस गिवन है वो हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर जेड कोऑर्डिनेट में आप देखो 1/m, दिस इज समेशन ऑफ mi zi। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये हो गया फॉर डिस्क्रीट सिस्टम पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे डिस्क्रीट सिस्टम हमने देख लिया, चलिए अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम अगर हमें गिवन है तो क्या होगा। So we are having center of mass of continuous system of particles। ठीक है, however if the system has continuous distribution of mass, अब यहाँ पे देखिए ये एक एरिया आपको ले दी गई है और यहाँ पे इसमें पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो ये तो डिस्क्रीट नहीं हुआ। ठीक है, मास हमें यहाँ पे अच्छे से गिवन नहीं है, m1 m2 ये गिवन नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। So however if the system has continuous distribution of mass treating the mass element dm, मास एलिमेंट यहाँ पे हम लेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। ठीक है, मास एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे जिसका की वैल्यू होगा dm और एट पोजीशन एज ए पॉइंट मास एंड रिप्लेसिंग समेशन बाय इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने समेशन किया था, यहाँ पे समेशन किया था, अब हम इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे। सो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या हो गया, आर सी एम इज इक्वल टू 1/m वेयर m इज द टोटल मास। ठीक है, टोटल मास कितना है वो m हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू डी एम, ये dm के रिस्पेक्ट में हो गया। अब उसी तरह फिर अगर हम कोऑर्डिनेट्स का लेना चाह रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा, एक्स सी एम इज इक्वल टू 1/m, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम। उसी तरह फिर y का हो गया, x हो गया, y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और ये हो गया आपका डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, देखिए सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो कहाँ कहाँ लाई करता है, और ग्रेविटी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये दोनों चीज़ों में आपको अच्छे से डिफरेंस आनी चाहिए। ठीक है, सो ये की पॉइंट्स हो गया। और फिर हमने क्या देखा, रिड्यूस्ड मास क्या होता है ये भी हमने देख लिया दो बॉडी सिस्टम के लिए। फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।